कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। भूतकाल का उदाहरण बताना है। तो इसमें जो भूतकाल का उदाहरण है, देखिए मैं जाता हूँ, ये भूतकाल नहीं है। वह आ रहा है, ये भी भूतकाल नहीं है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भी भूतकाल नहीं है। राम घर गया था, ये भूतकाल है। भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य बीते समय से पहले होने का बोध है, यानी कि कार्य जो समय था उसमें पहले ही पूर्ण हो चुका है, यानी कि पिछले समय में जो कार्य पूर्ण होने का बोध होता है वो भूतकाल होता है। आगे है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है। भविष्यत काल बताना है इन वाक्यों में। मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, रोहन मुंबई गया था और गाय घास चरती है। देखिए ये सभी, ये तो भूतकाल का हो गया। ये गाय चरती है, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का हो गया। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये भी वर्तमान काल का हो गया। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्यत काल का है, यानी कि ये भविष्य में काम करने की इसमें संभावना है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो पूर्ण भूतकाल होता है कि वे आए थे, वे आए थे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। वे सोकर उठे हैं, नहीं है। वे गए, नहीं है। वे खा रहे हैं, ये नहीं है। अच्छा, जो पूर्ण भूतकाल यहाँ पे लिखा है पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल होता क्या है। बहुत समय पहले कार्य हो चुका हो, यानी कि कार्य बहुत पहले हो चुका हो, उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि वे आए थे, बहुत पहले आए थे, पता ही नहीं कब आए थे। सोकर उठे हैं, इसका मतलब ये अभी अभी कार्य हुआ है। वे गए, अभी अभी गए हैं। वे खा रहे हैं, मतलब अभी कार्य चल रहा है। तो लेकिन जो बहुत पहले कार्य हो चुका, आए थे, आए थे, पता नहीं कब आए थे, बहुत समय हो गया, तो पहले ही पूर्ण हो चुका, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आगे प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है। ये प्रश्न है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें जो काल है, देखिए तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो इसका राइट आंसर है सी, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। संभाव्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान है ना, संभावना है आगे कार्य की। आगे है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल कैसा होता है। तो आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई, यानी कि वह आया था, ये तो पूर्ण भूतकाल होगा, यानी कि पहले का है। तू आता तो मैं जाता, ये तो संभाव्य वर्तमान है कि तू आता तो मैं जाता। मैंने आम खाया है, ये है देखिए आसन्न भूतकाल, यानी कि क्रिया अभी अभी पूर्ण होने की कार्य का बोध हो रहा है यहाँ पे कि क्रिया अभी अभी पूर्ण है। मैंने आम खाया है, मतलब अभी खाया है। मोहन आया सीता गई, ये नहीं है। मोहन आया सीता गई, तो ये इसका राइट आंसर है सी, मैंने आम खाया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। अपूर्ण भूतकाल कौन सा है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। यानी कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य का भूतकाल में होने का बोध तो हो, किंतु कार्य पूर्ण होने की जानकारी ना हो। यानी कि कार्य भूतकाल में तो पूर्ण होने का बोध हो रहा हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गया, लेकिन कार्य पूर्ण होने की कोई जानकारी ना हो। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये आ जाएगा, रामू खाना खा रहा था। अब खा रहा था, पता नहीं उसने अभी तक खा पाया या अभी भी खा रहा है, तो पूर्ण होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भूतकाल में कार्य हो जरूर रहा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से क्या काल कहलाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है, ये अगला प्रश्न है। क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप या क्रिया के घटित होने का समय। तो देखिए काल जो कहलाता है वो क्रिया के घटित होने के समय को हम काल कहते हैं। आगे है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। कौन सा काल है इस वाक्य में कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
पूर्ण वर्तमान काल है। ये संभाव्य वर्तमान भी नहीं है, सामान्य वर्तमान भी नहीं है, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन पूर्ण है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब उसने पढ़ ली है पुस्तक, इसलिए इसका पूर्ण वर्तमान काल है। आगे है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। कदाचित शब्द लगा है, इसका मतलब है कुछ संभावना है, भविष्य में होने की संभावना है, तो इसलिए ये भविष्यत संभाव्य काल है, यानी कि संभाव्य भविष्यत काल की श्रेणी में ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल कौन सा रूप है, यानी कि काल का कौन सा रूप है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो कौन सा ये काल है? क्या संभाव्य भविष्यत है? क्या हेतु मद भविष्यत है? संदिग्ध भूतकाल है? हेतु मद भूतकाल है? कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल क्या होता है कि क्रिया का जो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वो अभी किसी कारण से ना हो सकी। हेतु मद भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया जो भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश अभी पूरी नहीं हो पाई। जैसे कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। भूतकाल में क्रिया होनी थी, बारिश अगर हो जाती तो सूखा ना पड़ता, तो इसलिए इसको हम हेतु मद भूतकाल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? क्या निपात कहलाते हैं, मौलिक कहते हैं, निर्विभक्तिक कहलाते हैं, यानी कि निर्विभक्तिक कहलाते हैं, या यौगिक कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निपात कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है। जो बल प्रदान करने के लिए दिया जाता है, बल शब्द मेन होता है, किसी को बल प्रदान करना होता है लेकिन वे वाक्य के भाग नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें निपात कहते हैं। और निपात वे शब्द होते हैं जो किसी को बल प्रदान करते हैं। जैसे कि भी, तुम भी आना, जैसे कह दिया ये तो आ रहा है, तुम भी आना, भी मतलब एक बल दे दिया तुम पर कि तुम्हें आना ही है। जैसे तो शब्द भी होता है जो कि निपात की श्रेणी में आता है। एक होता है केवल शब्द भी निपात की श्रेणी में आता है। ही, तुम ही हो बस एक मात्र, है ना, तुम मात्र होता है ना, मात्र भी होता है। सिर्फ शब्द भी निपात की श्रेणी में आता है। तक शब्द भी निपात आता है, तक को भी निपात बोलते हैं। पर भी निपात होता है और भर भी निपात होता है। ये कुछ शब्द होते हैं जो निपात की श्रेणी में आते हैं, जिनका वाक्य पर कोई भाग नहीं होते हैं वाक्य के, लेकिन ये शब्द को किसी को बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? कौन से वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यह लड़की सुंदर है, इस बारिश में बहुत ओले पड़े, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, मैदान हरा भरा है। तो इसमें ये बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया किस में प्रयोग हुआ है। देखिए, यह लड़की सुंदर है, ये तो गुणवाचक विशेषण हो गया। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, ये भी गुणवाचक है कि खिलाड़ी अच्छा है। मैदान हरा भरा है, ये भी मैदान की विशेषता है कि वो हरा भरा है। तो यहाँ पर केवल बी बचता है कि इस बारिश में बहुत ओले पड़े। बहुत शब्द है यहाँ पे, बहुत ओले पड़े, तो यहाँ पर ये नापतोल वाला सिस्टम बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बहुत से ओले पड़े। तो यहाँ पे परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, विस्मयादि बोधक अवयव, अनुबद्ध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव या विकल्प बोधक अवयव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं जो मनोभावों को प्रकट करने वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लगभग किसका उदाहरण है? जो लगभग शब्द है वो किसका उदाहरण है? तो ये क्या समुच्चय बोधक का है, विस्मयादि बोधक का है, निपात का है या संबंध बोधक का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संबंधवाचक
का ये उदाहरण है लगभग। आगे है कि कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण देखिए, कभी कभी कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतवाचक नहीं होता, परिमाणवाचक नहीं होता, स्थानवाचक नहीं होता। कभी कभी ये कालवाचक यानी कि समय को सूचित करता है कि कभी कभी आएंगे, कभी कभी आते रहा करो, हैं वो कभी कभी आया करो। तो कभी कभी जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चयबोधक है? पढ़ाया इसलिए तुम हो गए, इसमें एक शब्द समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक का मतलब है वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं ये। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है? तो वो है इसलिए। इसलिए शब्द मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम पास हो गए, यानी कि एक दूसरे को ये जोड़ रहा है और संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसको जो इसलिए शब्द है वो समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे होता है मूल क्रिया विशेषण। एक होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक ये रूप के अनुसार होते हैं क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। ये 3 प्रकार होते हैं रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के। आगे बढ़ते हैं कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अभी रूप के अनुसार थे, अब अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पे होते हैं स्थानवाचक, दूसरे नंबर पे होते हैं परिमाणवाचक, तीसरे नंबर पे होते हैं कालवाचक, और चौथे होते हैं रीतिवाचक। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ के आधार पर। स्थानवाचक में यदि हम देखें कि क्या क्या होते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ, जैसे यहाँ वहाँ जहाँ, इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जाता है। और परिमाणवाचक में होता है बहुत, कम, थोड़ा, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। और कालवाचक में जैसे कि आज, कल, परसों, एक कालवाचक को बोध होता है इनमें। और जैसे रीतिवाचक में है जैसे कि धीरे धीरे, तेज, इस प्रकार के क्रिया विशेषण इनके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्या संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, अव्यय होते हैं? देखिए, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ये होते हैं विकारी शब्द, ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जबकि अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात जो कि किसी शब्द को बल प्रदान करते हैं, तो इसमें किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, हरीश छत पर बैठा है, कोई किसी शब्द पर बल नहीं दिया जा रहा। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, कोई निपात का प्रयोग नहीं हुआ। आप भी, यहाँ पर आप पर विशेष बल दिया जा रहा है कि आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, इसमें भी नहीं हुआ है, केवल सी वाले में हुआ है निपात का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं ना, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है ना। सही, बिल्कुल सही है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, वही वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। आगे प्रश्न के लिए बढ़ते हैं कि सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? देखिए, सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है वाक्य। जो सार्थक क्रिया शब्द समूह होते हैं उनको हम वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए।
तुम कहाँ जा रहे हो। कैसा वाक्य है, निर्देशात्मक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत ये आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ इसमें प्रश्नवाचक शब्द है। आगे है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल हो उस संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में एक होता है साधारण वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य, दोनों को मिला दिया जाता है, लेकिन जो जिस शब्द से मिलाया जाता है उसको हम संयोजक अवयव के नाम से जानते हैं, संयोजक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि जो संयोजक शब्द होते हैं जिन्हें हम समुच्चय बोधक अवयव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक तो होता है वा, और इनसे वाक्यों को जोड़ा जाता है, एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य, दोनों को जोड़ दिया जाता है। और जैसे कि तथा शब्द ले लिया, ये भी होता है, एवं भी होता है, एवं, है ना। तो इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ने से संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है, उन्हें हम संयोजक अवयव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। क्या कर्ता विधेय रहता है, कर्ता विस्तार होता है, विधेय पूर्वक होता है, या कर्ता पूरक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता विस्तार होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। कौन से प्रकार का ये वाक्य है, तो ये है एक मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य की श्रेणी में ये आएगा। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ था, ये मिश्रित वाक्य है। आगे बढ़ते हैं कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। कौन सा वाक्य भेद है ये, तो ये इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक या फिर संकेतवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है संकेतवाचक। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। ये वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। कितने प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण होता है, तो ये होता है 2 प्रकार से वर्गीकरण। अब कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो पहला वाक्य होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण होता है, जिसमें 3 आते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 आते हैं रचना के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बाकी के जितने भी होते हैं सब वाक्य, वो सभी अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन से, जैसे कि विधि वाक्य होते हैं, जो विधिवाचक वाक्य वो भी अर्थ के अंतर्गत आते हैं। निषेधवाचक वाक्य वे भी अर्थ के आधार पर होते हैं। इसके बाद आज्ञावाचक होता है, आज्ञावाचक वाक्य भी ये अर्थ के आधार पर होता है। प्रश्नवाचक वाक्य भी अर्थ के आधार पर इसका भेद होता है। विस्मयवाचक, जितने भी विस्मयवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं वो भी होते हैं। संदेहवाचक भी होते हैं। इच्छावाचक भी अर्थ के आधार पर होते हैं। और संकेतवाचक भी अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सच बोलना चाहिए, एक किस प्रकार का वाक्य भेद है, तो ये आज्ञावाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक, तो ये इच्छावाचक है। इच्छा जाहिर की जा रही है कि सदा सच बोलना चाहिए, इच्छावाचक वाक्य है। आगे है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा। इस संयुक्त वाक्य का हमें सरल रूप बनाना है, तो इसका सरल रूप देखिए, वह भाग गया क्योंकि डंडे से बचना चाहता था, नहीं है, ये भी सरल वाक्य नहीं है। वह भागा क्योंकि उसे डंडे से बचना था, ये भी सरल वाक्य नहीं है। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये भी नहीं है, इसलिए लगा हुआ है, ये तो है ही नहीं है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये बिल्कुल सही है, ये सरल वाक्य है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो
सरल और मिश्र वाक्य के मेल से बनते हैं और जिन्हें संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे कि इसमें इसलिए लगा हुआ है, इसलिए से इनको जोड़ा गया है। तो ये एक सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? अलभ्य कहेंगे, सुलभ कहेंगे, दुर्बल कहेंगे, आलंघन कहेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। आगे है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित ये प्रश्न है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं अवसरवादी। डी इसका राइट आंसर है। आगे है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। यानी कि भूमि के गर्भ की, यानी कि गर्भ माने अंदर की जानकारी रखने वाला, उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। पुरातत्ववेत्ता पुरातन विभाग से संबंधित है। भूमिवेत्ता भूमि की जानकारी रखने वाला होता है। भूकंपवेत्ता भूकंप से संबंधित जानकारी रखने वाले को कहते हैं। आगे है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। जो रात में विचरण करता हो निशाकर कहते हैं। निशाकर, वनचर, निशाकर, वनचर, तमचर, निशाचर। तो निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि, चर माना भ्रमण करने वाला। तो रात्रि में विचरण करने वाला या भ्रमण करने वाले को हम निशाचर कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसको हम अखाद्य बोलते हैं। अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो। आगे है जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द में उत्तर क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके लिए या जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अनिकेत। अनिकेत उसी को कहते हैं जिसके पास कोई घर नहीं होता। आगे है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो होगा इंद्र, इंद्रपति, इंद्रजीत या जितेंद्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जितेंद्रिय। जितेंद्रिय माने होता है इंद्रियों को जीतने वाला, और इंद्रजीत होता है इंद्र को जीतने वाला। इंद्रपति होता है कि इंद्र का पति, और इंद्र तो पुरंदर इंद्र होता ही है। तो जितेंद्रिय यानी कि होता है इंद्रियों को जीतने वाला। आगे है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। क्या है वाक्यांश? वाक्य क्या है कि जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर, जो थोड़ा जानता हो, तो थोड़ा जानने वाले को हम कहते हैं अल्पज्ञ। यानी कि जो थोड़ा जानता हो उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। और अल्प माने होता है थोड़ा। अल्प को हम थोड़ा कहते हैं। सर्वज्ञ को कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। और अवज्ञ को कहते हैं जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं हम, जो कुछ नहीं जानता उसको अवज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, इस लोक की बात हो उसको हम लौकिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वो कौन सा है? आदि से अंत तक। आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आद्योपांत। आद्योपांत। अब समीचीन का क्या अर्थ होता है? समीचीन का अर्थ होता है यथार्थ या उचित। यथार्थ या फिर उचित, इसका अर्थ होता है समाचीन का, समीचीन का। और अनादि का होता है कि जिसका आदि ना हो, यानी कि आरंभ ना हो। जिसका आरंभ ना हो उसको हम बोलते हैं अनादि। और समकालीन कहते हैं एक ही समय का। जो एक ही समय का होता है उसे हम समकालीन बोलते हैं। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये कुछ मुहावरों से प्रश्न है कि आदमी बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना,
अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँख खुलना क्या ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना? तो आँख खुलना का जो उपयुक्त अर्थ होगा वो होगा ज्ञान होना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, ये एक लोकोक्ति है और इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, या उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, या कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी कि दूसरे के ऊपर दया करना, मदद करना किसी की और भूल जाना, यही होता है नेकी कर दरिया में डाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा होता है, इसकी एक लोकोक्ति है और ये किस अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है? अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को देख ना पाना। बिल्कुल इसकी लोकोक्ति है, उसका अर्थ है निकट के दोस्त को देख ना पाना। ये चिराग तले अंधेरा इसका सही अर्थ है कि निकट के दोष को दिखाई ना देना, यानी कि जो अपने अंदर के दोष हैं या नज़दीक के दोष हैं, अपने अंदर दोष किसी को दिखाई नहीं देते हैं। दूसरों पर उंगलियां ज़्यादा उठाता है आदमी और अपने आप के दोषों को वो नहीं देख पाता है, इसीलिए कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। आगे है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयोग अर्थ क्या है? यानी कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब है कि एक मुसीबत थी और जब आया तो मुसीबत और बढ़ गई। तो बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक नई मुसीबत में पड़ना। एक मुसीबत सी के आसमान से गिर रहे हैं और दूसरी मुसीबत आ गई जमीन पे आ नहीं पाए, खजूर में लटक गए। ये इस मुहावरे का या लोकोक्ति का सही अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त होना, यानी कि किसी कार्य को कर रहे हैं और यदि उसको समाप्त कर लिया जाए, पूरा हो जाए वो कार्य, तो हम कहते हैं आग किनारे लग गए। यानी कि किनारे लगना किसी कार्य को समाप्त करना। डूबने से बचना, लहरों से, ये एक भी नहीं है इसके अर्थ। ये अर्थ केवल यही है कि किसी कार्य को समाप्त जो हो जाए तो कहते हैं किनारे लगना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख को सह लेना, यही इसका राइट आंसर है। आंसू पी लेना, कहते हैं ना घूंट के आंसू पी के रह गए, यानी कि आंसू पीकर पीना, ये पाया आंसू पीकर रह जाना, यानी कि चुपचाप दुख को सहन कर लेना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, या विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। इसका राइट आंसर है बी कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गवावे, मतलब जो अगर आंधी आ जाए तो बैठ के वो समय गंवा देना चाहिए और आंधी निकलने का इंतजार करना चाहिए। यही इस लोकोक्ति का अर्थ है कि यदि विपरीत परिस्थितियां हों तो उस समय उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, यानी कि रुक जाना चाहिए और उपयुक्त समय आने का इंतजार करना चाहिए। ये इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो किताब का कीड़ा होना बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करना, अनुपयुक्त जगह से रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो इसका राइट आंसर सी है, बहुत अधिक पढ़ने वाले को हम किताब का कीड़ा कहते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति दो शब्द हैं। मुहावरा देखिए एक वाक्यांश होता है जो किसी वाक्य के साथ, मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश होता है और ये किसी वाक्य के साथ
प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुहावरा होता है वाक्यांश जो किसी वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है। अपने आप में इसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। ये दोनों में अंतर है, लोकोक्ति और मुहावरे में ये महत्वपूर्ण अंतर होता है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला एक वाक्य होता है, एक अंश होता है जो, और लोकोक्ति मतलब है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। इसे किसी वाक्य के सहारे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो मुहावरा होता है उस मुहावरे को वाक्य के साथ प्रयोग करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है? कच्चा चिट्ठा एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ क्या है? सारा भेद खोल देना, भेद छिपाना, कच्चे काम का पक्का करना, कान का कच्चा होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारा भेद खोल देना, ये इसका उत्तर होगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ये समास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा होती है, कौन सा कथन तत्पुरुष समास के लिए होता है इसमें। तो इसका जो देखें, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। सी इसका राइट आंसर है, यानी कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो वह बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य अर्थ की तरफ वो ले जाता है, अन्य पद प्रधान होता है कोई, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणपति, या पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, है ना। ये जितने भी शब्द हैं और योग ऋण शब्द जितने होते हैं वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, रूप के अनुसार इसका समास विग्रह होगा, तो इसका जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, रूप के अनुसार, अनुरूप, तो ये इस प्रकार के जितने होते हैं वो तत्पुरुष अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आगे है कि आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में समास है अव्ययी भाव समास, और इसका समास विग्रह होगा आमरण का मरण। मरण माने होता है मरने, यानी कि मरने तक, ये इसका समास विग्रह होगा मरने तक। आगे है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे है कि आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती मतलब इसका जो विग्रह होगा, समास विग्रह, वो होगा आप पर बीती। ये कौन सा समास है? तो ये समास है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के अंदर भी 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, उसके अंदर भी ये अधिकरण तत्पुरुष होता है, क्योंकि मैं पर ये कारक प्रसर्ग होते हैं अधिकरण के, तो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत में देखिए, पद से च्युत, च्युत माने हटा देना, पद से अलग कर देना। तो पदच्युत का मतलब है पद से हटा देना या अलग कर देना। च्युत का मतलब होता है अलग कर देना, अलग कर देना, पद से अलग कर देना। तो जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास दिया है, तो इसके बाद ये अगर भाग पूछा जाता है तो ये अपादान तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं कि हथकड़ी में कौन सा समास है? तो हथकड़ी में इसका यदि समास विग्रह देखें तो ये होता है हाथ के लिए कड़ी, कड़ी को बोलते हैं हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी माने हथकड़ी। तो ये समास कौन सा होता है? ये समास है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी ये आगा संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसका के लिए, जो के लिए हुआ है प्रसर्ग, एक के लिए इसका कारक चिन्ह होता है। आगे है कि स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह मग्न, तो स्नेह मग्न का मतलब होता है स्नेह में मग्न,
इसका विग्रह यदि देखें, समास विग्रह, कि स्नेह में मग्न, मतलब स्नेह में लगा हुआ, स्नेह मग्न। तो स्नेह मग्न में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। लेकिन तत्पुरुष समास होगा तो ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। में पे पर ये कारक चिन्ह होता है अधिकरण का, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन यानी कि कमल के समान जिसके नयन, कमल नयन है कमल के समान, कमल के समान जिसके हैं नयन अर्थात विष्णु, ये इसका विग्रह होगा। अब ये जो विग्रह होगा ये, तो ये देखिए इसमें कमल नयन में एक भी पद प्रधान नहीं है। कमल के समान हैं जिसके नयन अर्थात विष्णु, तो ये अन्य अर्थ की ओर ले जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अब दूसरी तरफ देखें तो कमल नयन ये कर्मधारय समास का भी उदाहरण है। कर्मधारय मतलब कमल रूपी नयन, इसके नयन कमल रूपी नयन, इसका मतलब है ये कर्मधारय समास भी है, लेकिन इसमें कर्मधारय समास का ऑप्शन नहीं है। और यदि कर्मधारय समास भी साथ में दिया होता तब भी हम बहुब्रीहि समास को ही लगाते हैं। जब बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तब हम उसमें कर्मधारय समास को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब शुद्ध अशुद्ध शब्दों से कुछ प्रश्न हैं कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। अंगना, चांद, आंख, अंक। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है अंगना। अंगना, अंगना ऐसी ही लिखी जाती है। यदि चांद बिंदु लगाएंगे तो ये अंगना नहीं होगी। चांद, चांद ऐसी लिखते हैं, ये चांद हो गया, इसमें चांद बिंदु लगाना पड़ता है। आंख में भी चांद बिंदु लगाना पड़ेगा, यानी कि अनुनासिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आंख ऐसे लिखे जाएगा है। और अंक, अंक ऐसी लिखी जाती है। तो शुद्ध शब्द अंगना है, अंक ऐसी लिखी जाती है, अंक में चंद्र बिंदु नहीं आएगी, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी हमें बताना है कौन सी है। सन्निधि ये गलत है, समनिधि गलत है, सन्निधि गलत है। इसका राइट आंसर है सन्निधि, ये इसका एकदम सही उत्तर है। और ये सन्निधि का मतलब होता है पास, पास मतलब निकट, सन्निधि का मतलब होता है निकट। जैसे कि सन्निकट मान होता है, यानी कि निकट होने का भाव। जैसे कि गणित में होता है ना सन्निकट मान, यानी कि सबसे पास का मान, तो यही होता है सन्निधि, यानी कि पास होने का भाव। आगे है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा, उन्नति। तो इसमें राइट आंसर है ए ज्योत्सना, बिल्कुल सही शब्द है। पुण्य में ये वाला बनता है और क्षमा में ये वाला छा बनता है, और उन्नति में ये उन्नति, इसमें ऐसा छोटी की मात्रा लगती है। तो इसमें केवल ज्योत्सना सही शब्द है, आधा ता और आधा सा आता है ज्योत्सना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पहचानना है कि पुण्य, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो अशुद्ध को पहचानना है। तो ये तो शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। यदि अशुद्ध शब्द है तो वो शब्द अशुद्ध है पूज्य। अब पूज्य नहीं होता है, ये पूज्य होता है, ये शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताना है। क्या वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा लिखा जाता है? तो देखिए वाल्मीकि शब्द जो लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है, वाल्मीकि। वाल्मीकि सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटना है। अशुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है। प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। तो इसका जो अशुद्ध शब्द है वो है प्रमाणिक। प्रमाणिक नहीं होता, ये होता है प्रामाणिक।
प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी सही है। ये बिल्कुल सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है कि इनमें से कौन सा है। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अध्ययन। डबल या बनता है इसमें, तभी ये अध्ययन कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है। उज्ज्वल बिल्कुल शुद्ध शब्द है। उज्ज्वलन, उज्ज्वल से बना है उज्ज्वल। जब उज्ज्वल में आधे जा आता है उज्ज्वल में और इसमें ना और जोड़ दो तो उज्ज्वलन हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है। 46 क्या ऐसा लिखा जाता है या ऐसा लिखा जाता है, ऐसा ऐसा कैसा लिखा जाता है 46। तो देखिए 46 जो लिखने का सही तरीका है वो है 46 होता है। 46 नहीं होता, 46 नहीं होता या 46 नहीं होता, 46 होता है, यानी कि 46। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। अभी कुछ वाक्यों से संबंधित प्रश्न हैं कि अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तो वाक्यों को शुद्ध अशुद्ध बताना है, तो सही वाक्य जो हो उसको हमें पहचानना है। तो इसमें देखते हैं, मुझे बहुत आनंद आती है। ये तो व्याकरण की दृष्टि से सही शब्द नहीं है, तो ये शब्द, ये वाक्य गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है या मुझे बहुत आनंद आता है, तो ये भी गलत है। और सही जो वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से वो ये है, मुझे बहुत आनंद आता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। अब एक और वाक्य दिया है, उसमें सही वाक्य पहचानना है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। इसमें सही शब्द का चयन करना, सही वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य एकदम से सही है। तो देखिए, इसमें सर्वस्व नहीं आएगा, इसमें सर्वविदित नहीं आएगा, सर्वहारा नहीं आएगा, सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी ओर, चारों तरफ। तो सर्वत्र मानो होता है सब जगह है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान हमें करना है। इसमें दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। इसमें हमें सही वाक्य पहचानना है, कौन सा है। तो इसका जो सही वाक्य है वो है, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दोनों बहुवचन शब्द आएंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। हमें सही वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य सही है। वह देर से सोकर उठता है। वह देर से सोकर उठता है। वह देर के साथ सोकर उठता है। वह देर तक सोकर उठता है। वह देर को सोकर उठता है। देखिए, वह देर में सोकर उठता है, ये गलत है। वह देर के साथ सोकर उठता है, गलत है। वह देर तक सोकर उठता है, बिल्कुल सही है। ये सी इसका राइट आंसर है। वह देर तक सोकर उठता है, यानी कि देर तक सोता है तभी उठता है। वह देर को सोकर उठता है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। एक और वाक्य दिया है, उसमें हमें सही वाक्य पहचानना है। तो वाक्य दिए गए हैं कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी इसका एकदम सही आंसर है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन नहीं आएगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, इसमें को ये गलत लिखा हुआ है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये
ये शब्द इसमें गलत लिखे हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। सही वाक्य फिर एक पहचानना है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य को पहचानना है। एक और वाक्य दिया गया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों नहीं आएगा और इसमें श्री कृष्ण को अनेकों नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का नहीं आएगा, के आएगा यहाँ पे। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं में बिंदी नहीं लगी, यहाँ भी गलती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य को पहचानना है। एक और वाक्य दिया है कि वह धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमी स्वर बोला। ये तो गलत है। वह धीमे स्वर में बोले, बोले गलत है। वह धीमी गलत, धीमी स्वर में बोला, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। जो वाक्य सही नहीं है उसे हमें पहचानना है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। वह सदैव ही सत्य बोलता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। इसमें जो गलत है वो है सी, वह सदैव ही सत्य बोलता है। सदैव के साथ ही नहीं आता, वह सदैव सत्य बोलता है, इसका भी मतलब वही होता है। एक्स्ट्रा वाक्य शब्द जुड़ा हुआ है इस पे, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सी इसमें सही नहीं है वाक्य। आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। अब इसमें पहचानना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए। इसमें जबकि गलत लिखा हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, नहीं जानते हैं। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, ये भी वाक्य गलत है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये एकदम सही वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूर्त शब्द का विलोम क्या है। अब विलोम शब्दों से कुछ प्रश्न हैं कि मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। क्या अमूर्त है, प्रतिमूर्त है, समूर्त है, अदृष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमूर्त। मूर्त शब्द का जो विलोम है वो अमूर्त हो। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई देता हो, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना देता हो। मूर्त मतलब जैसे कि कंकड़, कंकड़ हमें जो दिखाई दे रहा है वो हो गया मूर्त। कंकड़ हाथ में ले लिया यानी कि हाथ में पकड़ लिया, वो मूर्त है। जिसको हम पकड़ लें, छू लें, समझ लें। और यदि हमने उसको लिख दिया, कंकड़ शब्दों में लिख दिया, तो ये अमूर्त हो गया। ये हम देख नहीं पा रहे इसको, कंकड़ कैसा होता है, ये तो हाथ में पकड़ के देख रहा है, कंकड़ लिखे हुए को हाथ में पकड़ के नहीं देख पा रहा है। तो मूर्त का विलोम शब्द अमूर्त होता है। आगे है सम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो सम शब्द का विलोम शब्द विषम होता है। कसम नहीं होता, भसम नहीं होता, खसम नहीं होता। ये सभी गलत हैं। सी इसका राइट आंसर है। आगे है लोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो लोक का द्विलोक नहीं होगा, अलोक नहीं होगा और विलोक नहीं होगा। ये तीनों ही गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोक का परलोक विलोम शब्द होता है। आगे का प्रश्न है कि सम्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। ये इसका राइट आंसर है। प्रमुख नहीं है, पार्श्व नहीं है और समक्ष नहीं है। इसका विमुख होता है सम्मुख का विलोम शब्द। वक्ता का शब्द, जो वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा। वक्ता शब्द का विलोम आयोजक, प्रायोजक, व्याख्याता, ये श्रोता होगा।
यानी कि वक्ता शब्द का विलोम शब्द श्रोता है। आगे है कि आवृत्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो आवृत्त शब्द का विलोम शब्द होता है अनावृत। डी इसका राइट आंसर है। आगे है कि उथला शब्द का विलोम शब्द, उथला माना उभरा हुआ, ऊपरा, उथला। उथला शब्द का होगा गहरा। उथला शब्द का विलोम शब्द होगा गहरा। गहरा मतलब नीचे को, गहरा, और उथला मतलब ऊपरा, ऊपर का। छिछला नहीं होगा, समतल नहीं होगा, उभरा नहीं होगा है। तो उथला का तो मतलब उभरा ही होता है, तो उथला का विलोम शब्द होगा गहरा। आगे है कि स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? वैकुंठ नहीं होगा, देवलोक नहीं होगा, नरक होगा। स्वर्ग का विलोम शब्द नरक होता है, तो परमधाम ये भी नहीं होता है। आगे है राग शब्द का विलोम शब्द क्या है? राग शब्द, तो राग शब्द का विलोम शब्द अनुराग। अनुराग मानो तो होता है प्रेम, तो अनुराग तो है नहीं, विराग होता है। राग का मतलब होता है विराग, आसक्ति नहीं होता, अनुरक्ति नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म माने होता है छोटा, और स्थूल माने बड़ा। स्थूल होता है सूक्ष्म का विलोम शब्द।